क्लास 8 मैंने आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज से पाठ 1 अहमदनगर का किला पढ़ाया था और समझाया था। आज बेटा आपको इस पाठ का प्रश्न उत्तर भी अपनी हिंदी 1 की कॉपी में लिखना है। और क्लास 8 आपको बेटा आज अगला चैप्टर तलाश समझना है। इस तरह से क्लास 8 आज आपको बेटा हिंदी 1 की कॉपी में पाठ 1 अहमदनगर का किला का प्रश्न उत्तर भी लिखना है और आपको अगला पाठ भी समझना है। क्लास 8 मैं आपको बेटा जितना भी पढ़ाती हूँ और समझाती हूँ, मेरे समझाने के उपरांत बेटा आप इसको पुनः समझने का प्रयास कीजिएगा, आप इसे फिर से पढ़िएगा। तो चलिए क्लास 8 पाठ 2 तलाश समझिए। भारत के अतीत की झांकी। अतीत अतीत मतलब जो समय बीत गया हो। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं बेटा कि बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा। इस बीच मैंने बराबर उससे समझने की और उसके प्रति जो प्रतिक्रियाएं हैं उनका विश्लेषण करने की कोशिश की है। मैं अपने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की, तब कैसा महसूस करता था। तो कवि कहते हैं तब मेरे मन में एक अवधारणा ने एक ऐसा रूप ले, इसका धुंधला रूप लिया, जिससे मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे किस तरह से संवार दिया था। कहते हैं लेखक कि मेरे मन में भारत ही भारत रचा बसा है और मैंने इस बीच उसे समझने का, साथ ही उसकी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की भी मैं बराबर कोशिश करता रहा हूँ। मैंने अपने बचपन की ओर लौट कर देखा तो मैंने कैसा महसूस किया। मेरे मन में इस अवधारणा ने एक कैसा रूप लिया, इस अवधारणा ने एक धुंधला सा रूप लिया और मेरे अनुभव ने उसे किस तरह से उस रूप को कैसे संवार दिया। मतलब मेरे मन में एक धुंधला सा रूप आया और मेरे अनुभव ने उसे किस तरह से संवार दिया। लेखक कहते हैं आखिर यह भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? लेखक बेटा जेल में रहकर, जो ये इनकी जेल यात्रा है, ये 9वीं जेल यात्रा है। जेल यात्रा में लेखक स्वयं अपने आप से प्रश्न करते हैं और बैठे बैठे वह अपने बचपन की जो धुंधली सी छाया जो उनके आगे छाती है, उनके अनुभव ने उसे संवार दिया है। फिर वह अपने आप से प्रश्न करते हैं, वो अपने आप से ये प्रश्न करते हैं कि आखिर क्या है भारत? अतीत में बीते समय में किस विशेषता का ये विश्लेषण करता है? भारत की क्या विशेषता, जो समय बीत गया उसकी क्या विशेषता है? उसने अपनी प्राचीन शक्तियों को क्या पूरी तरह से खो दिया है? भारत के पास क्या कोई शक्ति अब शेष नहीं रह गई है? भारत के पास विशाल जनसंख्या के अतिरिक्त उसके पास क्या बचा है? ऐसा क्या है जिसमें जान हो, जो जानदार कहा जा सके? आखिर क्या है भारत के पास, क्या बचा है? आधुनिक विश्व, जो आज का विश्व है, आधुनिक विश्व है, क्या उससे पूरी तरह से भारत तालमेल बैठा पाएगा? आज विश्व में क्या भारत पूरी तरह से तालमेल बैठा पाएगा?
लेखक अपने आप से बेटा बार बार ये प्रश्न करते हैं कि आखिर भारत है क्या, उसके पास क्या बचा है। क्या अपनी शक्तियों को उसने पूरी तरह से खो दिया। भारत के पास मात्र जनसंख्या के अतिरिक्त कुछ नहीं बचा। जो बचा है जिसे जानदार कहा जा सके, क्या बचा है। आधुनिक विश्व से क्या भारत तालमेल बैठा पाएगा, किस रूप में बैठता है तालमेल, इत्यादि प्रश्न उनके मन में उठते हैं। लेखक कहते हैं भारत मेरे खून में रचा बसा था, इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था। कहते हैं लेखक कि भारत भारत तो मेरे रक्त में, मेरे रग रग में, मेरे खून में रचा बसा था। इसके बाद भी मैंने एक बाहरी आलोचक की नज़र से, आलोचक जो अच्छा बुरा दोनों देखता है, मैंने एक आलोचक की नज़र से अपने भारत को देखना शुरू किया। जबकि भारत तो मेरे खून में बसा है, फिर भी मैंने अपने भारत को एक आलोचक की दृष्टि से देखा। एक ऐसा आलोचक जिसने वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को भी देखा, जिसे वह नापसंद करता है। ऐसे अवशेष, अतीत के बहुत से अवशेषों को जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था। ऐसे अवशेष जिसको वह पसंद नहीं करता था। लेखक कहते हैं भारत भारत तो मेरे हृदय में बसा है, मेरे खून में बसा है। उसके बाद भी मैंने एक आलोचक की दृष्टि से अपनी भारत को देखा है। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। एक हद तक कहा जाए तो मैं अपने भारत में पश्चिमी रास्ते से होकर पहुंचा था। मैंने उसे उसी भाव में देखा था जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। अगर किसी पश्चिमी मित्र ने मेरे भारत को देखा होता, मैंने उस पश्चिमी मित्र के भाव के समान ही अपने भारत को देखा। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थीं। क्या मैंने भारत को जान लिया था। मैंने मेरे अंदर, मेरे भीतर, मेरे अंतरात्मा में तरह तरह की शंकाएं, तरह तरह के संदेह घर कर रही थीं, सिर उठा रही थी। शंकाएं और संदेह कि क्या मैंने भारत को जान लिया था। मुझसे मेरी अंतरात्मा पूछ रही थी, मेरे अंतर की, मेरे भीतर की शंकाएं कि क्या मैंने भारत को समझ लिया, क्या मैंने भारत को भली भांति जान लिया है। मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था। लेकिन अगर भारत के पास कुछ नहीं होता, अगर भारत के पास कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है, और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या है। फिर कहते हैं लेखक कि जिस तरह से पश्चिमी मित्र ने मेरे भारत को देखा, मैंने भी उसी भाव से अपने भारत को देखा। फिर भी मेरे भीतर संदेह उठ रहा था कि क्या मैंने भारत को भली भांति जान लिया है, समझ लिया है। जो उसके अतीत से, मतलब मेरे भारत के बीते हुए समय से हमें विरासत के रूप में एक बड़े हिस्से को मैंने खारिज करने का साहस कर रहा था। लेकिन अगर भारत के पास कुछ नहीं होता, अगर ऊपर उन्होंने क्या कहा, भारत के पास क्या है, अगर भारत के पास कुछ नहीं होता तो क्या भारत आज जीवंत और टिकाऊ होता, नहीं होता। आज भी बेटा भारत खड़ा है। जब लेखक इस पुस्तक को लिख रहे थे तो उन्होंने कहा कि आज भारत के पास क्या बचा है, क्या उसने सारी शक्तियां खो दी। तो लेखक ने यहाँ कहा है कि अगर भारत के पास कुछ नहीं होता
तो वह जीवंत और टिकाऊ रहा है। अगर भारत के पास कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है। आज भी बहुत कुछ है जो सार्थक है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है। आज भी भारत का अस्तित्व है, भारत की पहचान है, भारत का वजूद है। वह हजारों सालों तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता। मतलब भारत की जो आज पहचान है वो कभी नहीं होती बेटा, अगर उसने सारी शक्तियों को खो दिया होता। लेखक ने यहाँ पर स्वयं से प्रश्न किया। फिर यहाँ कहते हैं कि नहीं, आज भी है जो कुछ सार्थक है। भारत का वजूद उसी रूप में अगर नहीं होता जैसा आज है, मतलब आज भी भारत का वजूद है। वह हजारों सालों तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख पाता अगर भारत हमारा टिकाऊ नहीं होता, मेरे भारत का वजूद नहीं होता। वह विशेष तत्व आखिर क्या है? फिर लेखक कह रहे बेटा, आखिर वह एक ऐसा तत्व, वह विशेष तत्व क्या है जिसके कारण मेरा भारत आज भी अस्तित्व में है, मेरा भारत आज भी टिकाऊ है, मेरा भारत आज भी खड़ा है। अब आइए बेटा पेज नंबर 5 पे। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थीं, जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता था। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। इनके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इसका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रही है। फिर लेखक कहते हैं, मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर मैं खड़ा था। मैं क्या देखता हूँ कि मेरे चारों तरफ प्राचीन नगर के घर हैं, उनकी गलियाँ हैं, जिसका समय बताया जाता है कि 5000 साल पहले का है। मतलब वह घर, वह गलियाँ, वह प्राचीन नगर जिसका समय 5000 साल पहले का बताया जाता है। साथ ही उस नगर के बारे में यह भी कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। मैं उत्तर पश्चिम के स्थित सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो के टीले पर खड़ा था। तो मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ पर प्राचीन नगर के घर थे, बिखरी गलियाँ थी, जिसका समय बताया जाता है कि 5000 वर्ष पहले का। और ये भी कहा जाता है कि वह एक विकसित सभ्यता थी, एक प्राचीन भी थी और एक पूर्ण रूप से विकसित सभ्यता थी। इनके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण था, जो सभ्यता थी उस सभ्यता का स्थायी रूप से टिके रहने का कारण मात्र यह था कि उसके अंदर ठेठ भारतीयपन था। यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है कि उसके अंदर भारतीयपन था। यह विचार आश्चर्यचकित कर देने वाला है, यह विचार विस्मित करने वाला है, आश्चर्यचकित करने वाला है कि क्या कोई संस्कृति, कोई सभ्यता जो इतनी पुरानी हो, 5-6 हजार वर्ष पहले या उससे भी अधिक समय की है और वह निरंतर बनी हुई है, बराबर वह सभ्यता बनी हुई है। ये बात विस्मित करने वाली है, आश्चर्यचकित करने वाली है। वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर, वह भी ऐसी सभ्यता जो बराबर बदलती रही हो, बराबर परिवर्तनशील रही हो और विकासमान भी रही हो। ऐसी सभ्यता जो इतनी पुरानी होने के बाद भी विकसित सभ्यता थी। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन,
अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा है। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? फिर लेखक कहते हैं कि वह सभ्यता जो बराबर परिवर्तनशील रही है, विकासमान भी रही है और फिर भी आज जो है वह टिकी है। वो ऐसी सभ्यता जिसकी जो पूर्ण रूप से विकसित थी। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया, भूमध्य सागर के लोगों से इस सभ्यता का निकट का संपर्क बना था। यद्यपि आज भी भारत ने उन्हें प्रभावित किया है और स्वयं उनसे प्रभावित भी हुआ है। कहते हैं लेखक कि आखिर इसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था जो उस सभ्यता को हिला नहीं पाया। तो इस मजबूती का आखिर क्या रहस्य है? ऐसी मजबूत सभ्यता थी तो उसका आखिर क्या रहस्य है? लेखक कहते हैं, मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा है। मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य, मतलब भारत का इतिहास और प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। लेखक कहते हैं कि मुझे जानने के लिए भारत का इतिहास और प्राचीन साहित्य से कुछ अंशों को मैंने पढ़ा, तो पढ़ने के बाद मेरे विचारों में तेजस्विता आ गई, भाषा की स्पष्टता आ गई, उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। जब मैंने भारत का इतिहास और कुछ प्राचीन साहित्यों को पढ़ा तो मेरे विचारों में तेजस्विता आ गई और मेरा सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों, मेरे भारत में बेटा बहुत सारे यात्री आए, मेरे भारत में बहुत से यात्री आए, मेरे भारत को उन्होंने देखा, मेरे भारत की पूर्ण रूप से पूरी यात्रा की और आ करके चले गए। तो लेखक कह रहे कि मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की। अतीत में यहाँ चीन और पश्चिमी और मध्य एशिया से वे यात्री आए थे और अपनी यात्रा करने के बाद यात्राओं की दास्तान हमारे भारत में छोड़ गए थे। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में मैं सोचने लगा कि मेरे भारत ने कितनी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों का मतलब होता है बेटा प्राचीन पुरा कथाओं का तत्व। मिथकों और दंत कथाओं मतलब किंवदंती के साथ निकट संबंध है और जिसने प्राचीन विचारों और साहित्यों के बहुत दूर तक प्रभावित किया है। लेखक कहते हैं कि मेरे देश में बहुत सारे यात्री आए और यात्राएं की और करने के बाद उन्होंने अपनी यात्राओं की दास्तान मेरे भारत में छोड़ गए। मैं भी पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा और मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसके पुराने मिथकों और किंवदंती के साथ निकट संबंध है और जिसने हमारे विचारों और साहित्यों के बहुत दूर तक प्रभावित किया। उन्होंने क्या किया?
दंत कथाओं मतलब किंवदंतियों के साथ निकट का संबंध भी है, जिसने हमारे विचारों में और साहित्य को बहुत हद तक, बहुत दूर तक प्रभावित किया। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने, जब लेखक जो है हिमालय की यात्रा की, तो उसका भी लेखक ने बेटा यहाँ वर्णन किया कि पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। कहते हैं लेखक कि पहाड़ों के प्रति मेरा प्रेम और कश्मीर से मेरे खून का रिश्ता, उसने मुझे बहुत विशेष रूप से आकर्षित कर लिया। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियाँ, फिर उन्होंने विशेषता बताई कि महान पर्वत से निकलने वाली जो भारत के मैदानों में जो बहने वाली विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया। इतिहास के अनगणित पहलुओं की याद ताजा की। इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे देश का नाम पड़ा। जैसे इंडस से इंडिया और सिंधु से हिंदुस्तान, और जिससे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियाँ और कबीले मतलब बेटा वंश, कबीले, काफिले और फौजें आती रही। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी का बेटा उन्होंने जिक्र किया है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में ये कहा गया है कि ये लगभग इतिहास की मुख्य धारा से कट गई है, पर पुरानी कहानियों में आज भी ब्रह्मपुत्र का जिक्र किया जाता है। पुरानी कहानियों में आज भी जीवित है। उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदान के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबंध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र है। इन सब से बढ़कर है भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है और लाखों की तादाद मतलब संख्या, लाखों की संख्या में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। लेखक ने बताया कि बहुत सारे यात्री आए और आकर चले गए, लेकिन जाने के बाद बेटा उन्होंने दास्तान हमारे भारत में छोड़ दिया। और कहते हैं लेखक कि मैंने भी पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदुर, बहुत सी जगहों पर भारत की उपलब्धियों के बारे में मैं सोचने लगा। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा और प्राचीन पुरा कथाओं के तत्व, किंवदंती आदि के किंवदंती के साथ निकट का संबंध रहा। हमारे विचारों को साहित्य ने बहुत हद तक प्रभावित किया। फिर कहते हैं कि पहाड़ों के प्रति प्रेम और कश्मीर से खून के रिश्ते ने मुझे विशेष रूप से आकर्षित कर लिया। फिर वह नदियों का जिक्र करते हैं कि पहाड़ों से निकलने वाली, महान पर्वत से निकलने वाली नदियाँ, भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया। फिर कहते हैं इतिहास की अनगिनत पहलुओं की याद ताजा की है। इंडस और सिंधु, जिसके आधार पर हमारे देश का नाम पड़ा है। इंडस से इंडिया और सिंधु से बेटा हिंदुस्तान, आधार पर ताजा की है, जिसे पार करके हजारों सालों से यहाँ जातियाँ और कबीले, काफिले, फौजें आती रही। हमारे भारत में जो है जिन पहाड़ों को पार करते हुए इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताजा की है, जिसके आधार पर हमारे देश का नाम पड़ा, जिसे पार करके हजारों सालों से यहाँ जातियाँ, कबीले, काफिले, फौजें आती रही हैं। ब्रह्मपुत्र के बारे में उन्होंने कहा है कि इतिहास की मुख्य धारा से लगभग यह कटी हुई है। इतिहास से ब्रह्मपुत्र से कटी हुई है, पर हाँ पुरानी कहानियों में आज भी जीवित है। उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में गहरी दरारें पड़ी हुई है, जिसके बीच ये बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है। फिर पहाड़ों, जंगलों से भरे मैदानों के बीच शांत धारा के रूप में बहने लगती है। यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबंध न जाने कितनी कथाएं इकट्ठी हैं। इन सब से बढ़कर तो है भारत की
गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज्य किया है और लाखों की संख्या के लोगों को अपने तटों पर यह गंगा खींचती है। प्राचीन काल से लेकर आज आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। क्लास 8 आज बेटा आपको इतना ही पढ़ना है। ये जो पाठ 2 है तलाश, बेटा बहुत बड़ा पाठ है, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही भाग पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। थोड़ा सा बेटा ये कठिन है, आप जब गहराई तक इसको कई बार पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जवाहरलाल नेहरू कहना क्या चाहते थे। तो क्लास 8 थोड़ा सा बेटा कठिन है, लेकिन आप इसको बार बार पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे तो आपको समझ में ये जरूर आएगा। तो आज आपको क्या करना है क्लास 8, आज आपको चैप्टर 1 का लिखित कार्य करना है और पाठ 2 आपको तलाश का भाग पढ़ना है और समझना है।